हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं एक बार फिर से आप लोगों के बीच लेके आया हूँ एमसीक्यू सेट। जैसा कि आप लोग पिछले सेशन में बताए थे कि सर सिंगल बाय सिंगल क्वेश्चन अगर डील करते हैं स्क्रीन पे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। उसमें मुझे भी लगा कि अच्छे से समझ में नहीं आता होगा, अच्छे से दिख नहीं रहा होगा। इसीलिए इस बार जो मैं क्वेश्चन का सेट किया हूँ स्क्रीन पे, वो सिंगल सिंगल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, जैसा कि हम लोग 31 32 तक पिछले सेशन में क्वेश्चन देखे थे, तो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। विच ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मसल ऑफ मास्टिकेशन, यानी कि मास्टिकेशन में कौन सा मसल्स भाग नहीं लेता है। जैसा कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन है मेसेटर, बुसिनेटर, टेम्पोरलिस, मेडियल, टेरिगॉइड। तो इसमें आपको मेसेटर भाग लेता है, टेम्पोरलिस भी, मेडियल टेरिगॉइड भी। तो इसका जो आंसर था हम लोग का वो बुसिनेटर। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन था द मेन फंक्शन ऑफ द मेसेटर मसल इज। मेसेटर मसल्स का मेन फंक्शन क्या है? एलिवेशन ऑफ द मैंडिबल, डिप्रेशन ऑफ द मैंडिबल, रिट्रैक्शन ऑफ द मैंडिबल, प्रोट्रूजन ऑफ द मैंडिबल। तो जो मेसेटर मसल्स का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? मैंडिबल को एलिवेशन करता है। तो इसका आंसर था हम लोग का एलिवेशन ऑफ द मैंडिबल। यहाँ तक हम लोग पिछले सेशन में क्वेश्चन देख चुके थे। इससे आगे हम लोग अब देखेंगे। तो यहाँ से है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, Which chamber of the heart receives deoxygenated blood from the body? यानी कि डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड जो होती है वो हार्ट के किस चेम्बर में बॉडी से आती है? तो इसमें हमारा ऑप्शन है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। थोड़ा सा अगर आप लोग हार्ट का फिगर देखेंगे, हार्ट का फिगर देखेंगे तो यहाँ से आप लोग देखेंगे कि ये हो गया हमारा लेफ्ट, सॉरी, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि इधर से सुपेरियर वेना कावा आता है, इधर से इंफेरियर वेना कावा आता है। तो पूरे बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रिसीव होती है वो राइट एट्रियम में आती है। तो इसके हम लोग का आंसर हो जाएगा राइट एट्रियम। ठीक है, इसका आंसर हो गया राइट एट्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है Which blood vessels carries oxygenated blood from the lungs to the heart? यानी कि कौन सा वेसल्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट तक कैरी करता है? तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हमारे बॉडी के जितने भी आर्टरी होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, और हमारे बॉडी के हमारे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेन कैरी करता है। बट कुछ एक्सेप्शनल ब्लड वेसल्स है, जैसा कि पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। जो कि पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा Which blood vessels carries oxygenated blood from the lungs? तो पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पल्मोनरी वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, व्हाट इज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं पेस मेकर ऑफ हार्ट जो होती है वो, जैसा कि हार्ट में आप लोग देखिएगा फिगर, तो ऐसे यहाँ पे आपको दिखेगा ऐसे नोड, के बाद यहाँ देखेगा ए भी नोड, फिर यहाँ पे देखेगा बंडल ऑफ हिज और पुरकुंजे फाइबर। तो जो पेस मेकर हार्ट में लगाई जाती है वो यहाँ ऐसे नोड पे लगाई जाती है।
के अकॉर्डिंगली हम लोग का आंसर हो जाएगा ऐसे नोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, व्हाट इज द नॉर्मल पल्स रेट फॉर एडल्ट। तो पल्स रेट नॉर्मल एडल्ट के लिए क्या होनी चाहिए, 30 to 50 बीट्स पर मिनट, नहीं 60 to 100 बीट्स पर मिनट, 100 to 50 ये नहीं होगा, 120 to 180 नहीं होगा, तो इसका आंसर हो गया 60 to 100 बीट्स पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a method to measure body temperature। किस मेथड से बॉडी टेम्परेचर मेजर नहीं किया जाता है, ओरल यस किया जाता है, रेक्टल यस किया जाता है, टिम्पेनिक यस, हीमोग्लोबिन टेस्ट, इस मेथड से बॉडी टेम्परेचर मेजर नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a normal adult body टेम्परेचर टाइपिकली रेंजेज बिटवीन, हम लोग का बॉडी टेम्परेचर जो होती है एक रेंज जो होती है वो कितना नॉर्मल रेंज होती है, 95 फ़ारेनहाइट टू 96 फ़ारेनहाइट, नो 100 फ़ारेनहाइट, 97 टू 99, इसके बाद है 100 टू 120 फ़ारेनहाइट, 103 टू 105 फ़ारेनहाइट। तो आप लोग को सभी को पता होगा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होती है वो 98 या 99 होती है या 97 हो सकती है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which pulse site is commonly used in emergencies to check for circulation। जैसा कि बहुत सारे पेशेंट में हम लोग जो पल्स फेल्ट करते हैं, तो जो नॉर्मली जो फेल्ट करते हैं वो हम लोग कहाँ देखते हैं, रेडियल आरटी में देखते हैं। बट इन इमरजेंसी केसेस अगर पेशेंट का पल्स अगर आपको नहीं फील हो रहा है तो इमरजेंसी केसेस में आपको कैरेटॉइड पल्स को देखना पड़ेगा। यहाँ पे कैरेटॉइड पल्स हम लोग देखते हैं इन इमरजेंसी केसेस। जैसा कि रेडियल मैंने आपको बताया हम लोग यहाँ पे देखते हैं, रेडियल बोन के पास, रिस्ट के पास, ब्रेकियल भी देख सकते हैं, फीमोरल भी देख सकते हैं, बट इमरजेंसी कैरोटिड देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्लड प्रेशर रीडिंग ऑफ 120 by 80 mm of Hg कंसीडर्ड। अगर ब्लड प्रेशर 120 by 80 mm ब्लड प्रेशर 120 by 80 mm ऑफ Hg होगा तो इसे नॉर्मल ब्लड प्रेशर हम लोग बोलते हैं। इसमें हम लोग ±15 कर सकते हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है तो ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is a key pre-operative measures for COPD patients। यानी कि अगर COPD का पेशेंट्स है तो प्री ऑपरेटिव इन द सेंस सर्जरी से पहले हम लोग को क्या मेजर करना जरूरी है। तो इसमें हो गया स्मोकिंग सिजेशन, डिहाइड्रेशन, अवॉइडिंग ऑक्सीजन थेरेपी, रिड्यूसिंग मेडिकेशन यूज। इसमें जो हमारा आंसर होगा वो स्मोकिंग सिजेशन होगा, क्योंकि डिहाइड्रेशन से प्री ऑपरेटिव सीओपीडी पेशेंट के लिए ऐसा कुछ है नहीं। अवॉइडिंग ऑक्सीजन थेरेपी ये भी नहीं होगा, रिड्यूसिंग मेडिकेशन यूज ये भी नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो स्मोकिंग सिजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर फॉर सीओपीडी पेशेंट इंक्लूड्स। यानी कि सर्जरी के बाद, पोस्ट सर्जरी के बाद सीओपीडी पेशेंट के लिए कौन सा केयर जरूरी है। इंकरेज डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, रेस्ट्रिक्टिंग ऑक्सीजन, अवॉइडिंग मूवमेंट, कीपिंग द पेशेंट सीडेटेड। तो इसमें जो सीओपीडी पेशेंट के लिए पोस्ट ऑपरेटिव केस में
जो सबसे ज़्यादा जरूरी है केयर का वो क्या होगा, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाना जरूरी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू, HIV कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू कैजुअल कॉन्टैक्ट, मॉस्किटो बाइट्स, ब्रेस्ट फीडिंग, शेयरिंग फूड्स। इसमें हम लोग का आंसर हो जाएगा कैजुअल कॉन्टैक्ट्स, ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं डालता है तो ये आंसर नहीं होगा। मॉस्किटो बाइट से एड्स नहीं होती है, HIV नहीं होती है। ब्रेस्ट फीडिंग और शेयरिंग फूड, तो शेयरिंग फूड से भी नहीं होगा, तो इसमें जो आंसर होगा ब्रेस्ट फीडिंग हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, द कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर HIV, यानी कि HIV के लिए कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या होनी चाहिए। तो जैसे कि एलाइजा से भी करते हैं, RDTV करते हैं, वेस्टर्न ब्लॉट करते हैं, और एक्सरे तो होगा ही नहीं। लेकिन इसमें जो कन्फर्मेटरी टेस्ट अगर बोला जा रहा है, तो कन्फर्मेटरी टेस्ट में जो इसमें आंसर होगा वो हमारा वेस्टर्न ब्लॉट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, एन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कॉमनली एसोसिएटेड विथ एड्स एज इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। उसके बाद है निमोसिस्टिस निमोनिया, के बाद चिकन पॉक्स भी इसमें नहीं होगा। कॉमन कोल्ड भी इसमें नहीं होगा। तो इसका जो आंसर है निमोसाइटिस निमोनिया आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, गैस्ट्रिक लेवाज इज कॉमनली यूज्ड इन केसेस ऑफ। तो सबसे पहले गैस्ट्रिक लेवाज जो होती है वो स्टोमिक वास, जो हम लोग करते हैं स्टोमिक वास को गैस्ट्रिक लेवाज भी बोला जाता है। इज कॉमनली यूज्ड इन केसेस ऑफ क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, फूड एलर्जीज, पॉइजनिंग, हाइपरटेंशन। तो इसमें जो गैस्ट्रिक लेवाज जो किया जाता है वो पॉइजनिंग केस के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पॉइजनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, व्हाट इज यूज्ड टू इरिगेट द स्टोमक ड्यूरिंग गैस्ट्रिक लेवाज। यानी कि गैस्ट्रिक लेवाज जो हम लोग करते हैं इसमें क्या यूज करते हैं। तो ऑप्शन जो है हम लोग का, अल्कोहल, सलाइन सॉल्यूशन, विंगर, एसिडिक सॉल्यूशन। तो इसमें जो हम लोग गैस्ट्रिक लेवाज करते हैं अल्कोहल से नहीं करते हैं, सलाइन सॉल्यूशन है, यस सलाइन सॉल्यूशन से करते हैं गैस्ट्रिक लेवाज, विनेगर से नहीं करते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन से भी नहीं करते हैं। का जो आंसर हो जाएगा हम लोग का सलाइन सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस्ट्रिक लेवाज शुड बी परफॉर्म, गैस्ट्रिक लेवाज कैसे किया जाता है, बाय अ ट्रेंड मेडिकल प्रोफेशनल, बाय द पेशेंट themselves, using any liquid available, without any medical assessment। तो गैस्ट्रिक लेवाज जो किया जाएगा वो बाय अ ट्रेंड मेडिकल प्रोफेशनल, यस का आंसर हो जाएगा बाय अ ट्रेंड मेडिकल प्रोफेशनल, चूंकि बाय द पेशेंट देमसेल्फ, पेशेंट खुद से नहीं कर सकता है। यूजिंग एनी लिक्विड अवेलेबल, नो। विदाउट एनी मेडिकेशन असेसमेंट, नो। इसका आंसर आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ब्लड टाइप इज कंसीडर्ड द यूनिवर्सल डोनर। इसमें से कौन सा ग्रुप, ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है। तो आप सभी को पता होगा यूनिवर्सल डोनर जो ब्लड ग्रुप होती है वो ओ होती है, ब्लड ग्रुप ओ यूनिवर्सल डोनर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Landsteiner law states that an individual has antibodies against. तो लैंडस्टीनर लॉ क्या कहती है इंडिविजुअल एंटीबॉडीज के अगेंस्ट? तो इसका ऑप्शन है देयर ऑन एंटीजन, वो खुद के एंटीजन से, एंटीजेंस एब्सेंट फ्रॉम देयर रेड ब्लड सेल यानी कि आरबीसी, सी ऑल ब्लड एंटीजन, डी नन ऑफ द एबव। तो इसमें जो है लैंडस्टीनर लॉ में देयर ऑन एंटीजन नहीं होगा, ऑल नहीं होगा, ये नहीं होगा तो ऑल ब्लड एंटीजन नहीं होगा, नन नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा एंटीजन एब्सेंट फ्रॉम देयर रेड ब्लड सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेजर रिस्क ऑफ मिसमैच्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में सबसे मेजर रिस्क क्या हो सकती है? ब्लड क्लॉटिंग, हेमोलाइटिक रिएक्शन, वेट लॉस, डिहाइड्रेशन। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के दौरान या ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले हम लोग में ये जरूर चेक करते हैं कि उसका ग्रुप ठीक है। तो इसमें जो होती है अगर मिसमैच अगर होगी तो सबसे मेजर रिस्क क्या होगी? ब्लड क्लॉटिंग नहीं, तो मेजर रिस्क नहीं है। वेट लॉस भी नहीं होगा, डिहाइड्रेशन भी नहीं होगा, तो इसका जो आंसर होगा हेमोलाइटिक रिएक्शन, यानी कि में ब्लड सेल्स को तोड़ेगा। तो ये सबसे मेजर रिस्क है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन स्टिमुलेट्स मिल्क प्रोडक्शन? कौन सा हार्मोन मिल्क प्रोडक्शन के लिए स्टिमुलेट होती है? एस्ट्रोजेन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन। तो इसका आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजेन। ये मिल्क स्टिमुलेशन के लिए का कोई रोल नहीं है। प्रोलैक्टिन, तो मिल्क स्टिमुलेशन के लिए जो मिल्क प्रोडक्शन स्टिमुलेट करने के लिए जो हार्मोन होती है वो प्रोलैक्टिन होती है, ठीक है। इसमें ऑक्सीटोसिन उसका जो ये प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन को यूज किया जाता है। इंसुलिन तो आप लोग जानते होइएगा, इंसुलिन का कोई रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the contraction of mammary gland to release milk is triggered. The contraction of mammary gland to release milk triggered by, यानी कि का ऑप्शन है प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, टेस्टोस्टेरोन, ग्लूकागॉन। तो इसमें मिल्क रिलीज के लिए कौन सा, यानी कि मिल्क रिलीज करवाने के लिए हार्मोन हम लोग का यूजफुल होगा। प्रोलैक्टिन तो स्टिमुलेट करता है, उसके बाद ऑक्सीटोसिन है, टेस्टोस्टेरोन में कोई रोल नहीं है, ग्लूकागॉन का भी कोई रोल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, bedridden patient should be repositioned every, यानी कि bedridden पेशेंट जो होती है, अगर कोई पेशेंट लंबे समय के लिए अगर वो पेशेंट पे बेड पे रहती है तो उस तरह के पेशेंट को bedridden पेशेंट बोला जाता है। तो इसमें अगर पेशेंट का पोजीशन अगर चेंज करना है तो कितने देर के बाद में हम लोग पोजीशन चेंज कर सकते हैं? 30 मिनट, 2 आवर, 6 आवर, 12 आवर। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 मिनट्स। आफ्टर 30 मिनट्स पेशेंट का पोजीशन चेंज करना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी इज, one of the major complication of prolonged immobility is
फीवर, प्रेशर अल्सर, डायबिटीज, और नेक्स्ट ऑप्शन डिहाइड्रेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा फीवर। नो, फीवर नहीं होगा। प्रेशर अल्सर, डायबिटीज, तो डायबिटीज इमोबिलिटी में कोई रोल नहीं है, डिहाइड्रेशन का भी कोई रोल नहीं है। तो इसमें क्या हो सकता है? तो प्रेशर अल्सर हो सकता है, यानी कि अगर प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी अगर हुआ तो प्रेशर अल्सर पेशेंट को हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लैश चैम्बर इन IV कैनुला इज यूज्ड फॉर। जो फ्लश चैम्बर यूज किया जाता है IV कैनुला में, वो किस लिए किया जाता है? एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन, विजुअल कंफर्मेशन ऑफ वेन एंट्री, मेजरिंग पल्स रेट, प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा जो फ्लैश चैम्बर IV सेट में, IV कैनुला यहाँ दिया हुआ है, लेकिन ये IV कैनुला नहीं होगा। ये जो क्वेश्चन जो IV सेट के बारे में पूछ रहा है, IV सेट, इन्फ्यूजन सेट, IV सेट दैट मीन्स इन्फ्यूजन सेट। तो इन्फ्यूजन सेट में जो फ्लैश चैम्बर रहता है वो किस लिए दिया जाता है? वो एक्चुअली विजुअल कंफर्मेशन ऑफ वेन एंट्री दिया जाता है कि वेन में जो सलाइन हम दे रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, वो चल रहा है कि नहीं, कि जा रहा है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a protective cap on a IV catheter prevents needle stick injury, bleeding, medication overdose, ऑक्सीजन लॉस। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें सबसे ज़्यादा नीडल स्टिक इंजरी होने का चांस रहता है। दैट्स वाई जो कैप होती है IV कैथेटर में, IV कैनुला में, वो नीडल स्टिक इंजरी को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया जाता है। आंसर हो जाएगा नीडल स्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नीडल इन एन IV कैनुला इज रिमूव्ड आफ्टर। यानी कि अगर किसी पेशेंट को हम IV कैनुला लगा रहे हैं तो उसके अंदर जो नीडल होती है वो कब रिमूव किया जाता है? सिक्योर द कैनुला इन प्लेस, securing the cannula in place, B, injecting saline, C, checking the patient's pulse, D, administering fluid। तो एक बार अगर सिक्योर कर देते हैं कैनुला को वेन में, तो उसके बाद हम नीडल हटा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सिक्योरिंग द कैनुला इन प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a common site फॉर IV इंसर्शन। तो IV इंसर्शन के लिए सबसे कॉमनेस्ट साइट जो होती है वो कौन सा होती है? ऑप्शन है कैरोटिड आर्टरी, उसके बाद जुगुलर वेन, सी रेडियल वेन, डी फीमोरल आर्टरी। तो इसमें जैसे IV कैनुला इंसर्शन हम लोग करते हैं जनरली वेन में करते हैं, आर्टरी में नहीं करते हैं। तो कैरोटिड आर्टरी तो नहीं होगा, उसके बाद फीमोरल आर्टरी भी नहीं होगा, और जुगुलर वेन जो होती है वो यहाँ होती है, तो यहाँ भी हम कॉमनली नहीं लगाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा रेडियल वेन। रेडियल वेन जो होती है हम लोग का सबसे कॉमनेस्ट जो है साइट होती है IV कैनुलेशन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is not an IV complication? इसमें से कौन सा complication जो है IV complication नहीं है? फ्लेबाइटिस, फ्लेबाइटिस IV complication है, यस।
इन्फिल्ट्रेशन, इन्फिल्ट्रेशन भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया और एयर एम्बोलिज्म, तो एयर एम्बोलिज्म भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया इज नॉट अ कॉम्प्लिकेशन, आई भी कॉम्प्लिकेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपोग्लाइसीमिया। नेक्स्ट, विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। तो हमेशा अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो हमेशा हम लोग को ऑप्शन भी देखना है, ना कि एक बार क्वेश्चन पढ़ लिए और आंसर कर दिए। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग हमेशा दोनों को फॉलो करना है कि सबसे पहले तो क्वेश्चन को केयरफुली रीड कर लेना है, उसके बाद ऑप्शन में क्या क्या दे रहा है। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा, लॉन्गेस्ट बोन जो ह्यूमन बॉडी की होती है, टिबिया, फीमर, फिबुला, पैटिला। तो इसमें जो सीक्वेंस है, ऑप्शन जो है, उसके अकॉर्डिंगली इसका आंसर हो जाएगा फीमर, क्योंकि टीबिया बोन जो होती है वो भी फीमर से छोटा होती है, फिबुला भी छोटा होती है, पैटिला भी छोटी होती है। इस तरह का क्वेश्चन एक बार हम लोग प्रीवियस सेशन में पहले भी बता चुके हैं आप लोग को, तो इसका आंसर हो जाएगा फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फ्लेंजेज आर प्रेजेंट इन 1 फुट। तो इस तरह के क्वेश्चन, जैसा कि मैं बार बार आप लोग को बता रहा हूँ, इस तरह का क्वेश्चन पहले तो क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। जैसे कि यहाँ पे दे रहा है हाउ मेनी फ्लेंजेज आर प्रेजेंट इन 1 फुट, तो क्वेश्चन में क्लियर दिया हुआ है